सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं बुलंदशहर से मोहित राठी। आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। काफ़ी मेरे को पब्लिक ने पूछा है कि आपने जो अपनी लद्दाख की जो जर्नी थी 100 सीसी की बाइक से वो कैसे कैसे की, आप क्या क्या चीज़ लेके गए थे, किस किस चीज़ की आपको वहाँ पे जाके ज़रूरत पड़ी लद्दाख में, और अगर हम लोग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं पूरी की पूरी अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि 100 सीसी की बाइक लेके मैं यहाँ से कैसे गया, मैंने कहाँ कहाँ पे स्टे किया, मेरे को किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जो मैं अपने साथ में यहाँ से लेकर के गया था। जो भी मैं चीज़ अपने साथ लेके गया हूँ वो सब आपको डिस्प्ले पे दिखती रहेंगी। तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आप जाना चाहते हो 100 सीसी की बाइक से या फिर बड़ी बाइक से भी जाना चाहते हो, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी जर्नी किस तरह की होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी जर्नी ऑलमोस्ट 19 दिन की रखी थी। ये 19 दिन में मैंने अपना पूरा लद्दाख ट्रिप कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले मैं निकला था अपने बुलंदशहर से लेके शामली के लिए। जो हमारे बुलंदशहर से रूट स्टार्ट होता है वो शामली, अंबाला, शिमला से होता हुआ जाता है। मेरे माइंड में सबसे पहले ये भी था कि अगर मैं इतने बड़े रूट पे जा रहा हूँ तो मेरे को काजा भी करना है और स्पीति भी करना है, इसलिए मैं 500 से 600 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया था काजा और स्पीति करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की बुलंदशहर से लेके शामली में एक गुरुद्वारा पड़ता है, वहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने कहा चलो आज का स्टे यहीं पे करते हैं, तो मैंने अपना शामली में गुरुद्वारे में स्टे किया। तो मेरा सेकंड डे का जो स्टे था वो हुआ था अंबाला में। मैं शामली से लेके अंबाला गया था, ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं, 120-130 किलोमीटर था आई थिंक। तो मैंने वहाँ पे स्टे किया क्योंकि सफ़र मेरे लिए नया था और स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टफ भी पड़ रहा था क्योंकि इतने कभी बाइक चलाई नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा हेडेक होना स्टार्ट हो गया था हेलमेट की वजह से। तो सबसे पहले जो मेरे को ज़रूरत पड़ी वो पड़ी थी पेन किलर की। आपके पास में पेन किलर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सपोज करो आप बाइक ट्रैवल करते हो और हेलमेट की अगर आपको आदत नहीं है डेली यूजेज में, तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है उसकी। दैन उसके बाद में मैं अम्बाला गुरुद्वारे में रुका था। दैन उसके बाद में जो मेरा थर्ड डे का स्टे था वो हुआ था डायरेक्ट शिमला के अंदर। शिमला में मैं गुरुद्वारे में रुका हुआ था, तो वहाँ पे मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट ये है कि शिमला जाने के बाद में मेरे को हल्का हल्का सा ठंड महसूस होनी स्टार्ट हो गई थी, तो मेरे को जैकेट की जरूरत पड़ी थी। तो जैकेट मैं अपने पास में 2 लेके गया था। एक थोड़ी हल्की सी थी, देन एक थोड़ा भारी सी थी। जो मेरे पास में जैकेट थी वो डिकैथलॉन की थी। ऑलमोस्ट आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगी, 1400-1500 समथिंग में वो आ जाती है। और एक नॉर्मली जो मार्केट की होती है वो थी मेरे पास में, वो भी 2 से 2,500 रुपये की जैकेट थी। तो आप 2 जैकेट कम से कम अपने साथ में लेकर के जाएं अगर आप लद्दाख की ट्रिप पे जा रहे हैं। देन उसके बाद में फिर जो मेरा स्टेप अगला था वो था नारकंडा के लिए। मैं निकला हुआ था फिर काजा और स्पीति वाले रूट पे। फिर जो मैंने अपना स्टे किया वो किया था नारकंडा में। वहाँ पे मैंने कैंपिंग की थी। तो जो मेरे को सबसे मेन ज़रूरत पड़ी वो पड़ी थी कैंपिंग की। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कभी ट्रिप पर निकल रहे हो तो आपको हर एक जगह होटल मिल ही जाएगा या फिर स्टे करने के लिए कोई धर्मशाला या इस तरह की कोई चीज़ मिलेगी। तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हो तो अपने साथ में हमेशा कैंपिंग टेंट ज़रूर रखना। कैंपिंग टेंट होना चाहिए, मैट्रेस होना चाहिए, स्लीपिंग बैग होना चाहिए आपके पास में, और एक आपके पास में लाइट होना चाहिए। जैसे लाइट अगर सपोज करो आप कहीं पर रात में कैंपिंग करते हो, आपको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जंगल का एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा, तो एक लाइट आपके पास में होना चाहिए। जानवर ज़्यादातर लाइट को देख के भाग जाते हैं। तो वहाँ मैंने स्टे किया अपना, वहाँ मैंने अपना खाना वाना ही बनाया। लाइक खाने के लिए मैं अपने साथ में लेके गया था एक 5 kg का मेरे पास में सिलेंडर था, मैं सिलेंडर लेके गया था। देन उसके बाद में मेरे पास में मैगी थी, मेरे पास में चावल थे और छोटे मोटे जो सामान थे जैसे कि आप हल्दी हो गया, नमक हो गया, चीनी वगैरह हो गया, इस तरह की कुछ चीज़ मैं अपने साथ में लेकर के गया था। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर अगर हम कभी ट्रिप पर निकलते हैं पहाड़ी क्षेत्र में तो कभी भी वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो मेरे को यही था कि यार कहीं अगर मैं फंस गया तो खाना पीना कैसे होगा मेरा। तो उसी को डर को निकालने के लिए मैं अपने साथ में ये सारी चीज़ें लेके गया था। मेरे को लगा कि 5 kg का जो सिलेंडर था वो थोड़ा ज़्यादा था, तो अगर आप लेके जाना चाहते हो तो ज़्यादा नहीं, 2.5 kg तक का सिलेंडर आप अपने साथ में लेके जा सकते हो। ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं, इतना बड़ा आ जाता है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि पहाड़ों में लद्दाख की साइड में खाना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और काफ़ी जगह पे तो मिलता भी नहीं है। तो जैसे लाइक आप मैगी बना सकते हो। ऑलमोस्ट आपको अगर लद्दाख में मैगी खानी होगी या पहाड़ी क्षेत्र में खानी हो तो ऑलमोस्ट 80 रुपये से स्टार्टिंग होती है नॉर्मल मैगी की। 80 रुपये हो गए, 100 रुपये हो गया, 110 रुपये तक, 120 तक चली जाती है वो मैगी। तो कम से कम आप अगर सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हो, मैगी खाने का दिल है, तो आपका 10-15 रुपये में वो काम वहाँ पर हो जाएगा। देन उसके बाद में सिलेंडर आप ले गए, गैस अपना घर से भर लेना। ऑलमोस्ट अगर आप पूरे 1 महीने तक की भी ट्रिप करोगे ना, डेली खाना बनाओगे, तो 2.5 kg की जो गैस है ना वो आपकी खत्म नहीं हो पाएगी, इतना मैं श्योर हूँ। देन उसके बाद में सपोज करो अगर आपको ठंड लगती है तो रात को आप उसे जला के अपने कैंपिंग टेंट में छोड़ भी सकते हो, थोड़ी गर्मी बनी रहेगी, ठीक है। देन इसके बाद में मैं निकला था यहाँ से सीधा स्पिलो के लिए। एक स्पिलो करके जगह पड़ती है, काजा और स्पीति के रूट पे ही है।
फिर मैंने वहाँ पे स्टे किया। तो वहाँ पे मेरे को एक सर मिल गए थे, उन्होंने कहा मेरे को अपने रेस्टोरेंट मतलब कि लाइक वो एक होटल टाइप में बना रहे थे, उसमें कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा गंदगी तो उधर है ही, बट आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो मैंने वहीं पे उनके पास में स्टे कर लिया था। देन उसके बाद में नेक्स्ट डे वहाँ से निकला मैं अपना खाना पीना खा के, जैसे लाइक मैगी वगैरह बना लेता था, सूप हो गया, चाय हो गई, आप कॉफ़ी बना सकते हो, ये सारी चीज़ आप बना सकते हो। और रही बात बर्तन की कि आपको बर्तन कितने कैरी कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बर्तन में काम चला सकते हो या 2 बर्तन में काम चला सकते हो। मैं जो यहाँ से लेके गया था एक फ्राई पैन टाइप में था, वो लेके गया था अपने साथ में। देन उसके बाद में एक मेरे पास में कटोरी थी, एक मेरे पास में 2 चम्मच लेके गया था। देन उसके बाद में एक मेरे पास में प्लेट थी, मैं नाइफ लेके गया था, ठीक है, एक लाइटर अपने साथ में लेके गया था। देन उसके बाद में वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की स्पीलो के लिए, स्पीलो से फिर मैं आगे निकला काजा और स्पीति के लिए। फिर ऑलमोस्ट 200 कुछ किलोमीटर समथिंग ट्रैवल करने के बाद में मैं काजा पहुंच गया था। काजा में मैंने स्टे किया, एक मेरे को सर मिल गए थे, उनका भी रेस्टोरेंट था। तो मैंने उनसे पूछा, वो तो एक साथ ही मतलब कि ऐसे मेरे को मिल गए। मैं पेट्रोल पंप पे गया था पेट्रोल भराने के लिए, क्योंकि काजा में लास्ट पेट्रोल पंप आपको मिलेगा अगर आप स्पीति वाले रूट पे जाते हो। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर आप काजा पहुंच गए हो तो अपनी जो पूरा पेट्रोल की टंकी है उसको फुल करा के रखें। अपने पास में एक जेली कैन वगैरह होती है ना, बोतल टाइप में होता है, उस टाइप का कुछ भी अगर आपके पास में है तो, या फिर लाइक जैसे एक केतली टाइप में होती है जैसे हम जिसमें गंगा जल भर के लेके आते हैं, तो उस टाइप की केतली ले सकते हो आप, उसमें पेट्रोल फिल करा सकते हो। वो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगी, किसी भी शॉप से मिल जाती है। वहाँ से अगर आप पेट्रोल भरा के लेके जाओगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा वो, क्योंकि बिकॉज 80 किलोमीटर का जो सफ़र है काजा से लेके अटल टनल तक के पास तक का, वो बिल्कुल एकदम टूटा हुआ है, ऑफ रोड है, बहुत भयंकर रास्ता है। ऑलमोस्ट उस रास्ते को क्लियर करने के लिए मेरे को 7 से 8 घंटे लग गए थे। मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं सोचा था यार कहाँ में आके फंस गया, बट खैर कोई नहीं, वो रास्ता मैंने इजीली कंप्लीट कर लिया। तो बात करते हैं, फिर मैं वहाँ पे रुका हुआ था अपना, रात को उधर ही रुका। कुछ छोटा मोटा घर से चूरमा वगैरह ये मैं बना के लेके गया था, मम्मी ने बना के दिया था, तो वो मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। जैसे कहीं अगर खाना नहीं मिलता था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, तो मैं उसको खा लिया करता था। देन उसके बाद में अगर जैसे मैं बताता हूँ 80 किलोमीटर का जो मैंने आपको सफ़र बताया वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड था। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ने वाली है, आपके पास में एक हवा भरने के लिए पंप होना चाहिए। आप पंप कोई सा भी लेके जा सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल फील हो। देन उसके बाद में आपके पास में एक पिंचर किट होनी ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे मेन बात, अगर आप अपनी बाइक में टायर डलवा रहे हो तो ट्यूबलेस टायर ही डलवाना, ट्यूब वाले टायर बिल्कुल मत डलवाना। एक अपने साथ में ट्यूब साथ लेके जा सकते हो आप, बिकॉज जो पूरा का पूरा वो रूट है ऑफ रोड है। सपोज करो अगर पंचर कुछ भी हो जाता है, अगर आपके पास में ट्यूबलेस वाला है तो वो आपको झेल लेगा, कम से कम 70 से 80 किलोमीटर तक आप उसको लेके जा सकते हो अगर आप फंस गए कहीं पे। अगर आप सपोज करो आपके पास में ट्यूब वाला टायर है तो उसमें भाई अगर हल्का सा पंचर हुआ पूरी हवा एक साथ में निकल जाती है। तो ये एक सबसे मेन आपको याद रखना है, आपको ट्यूबलेस टायर ही यूज़ करने हैं, ठीक है। आपके पास में पंचर किट होना चाहिए, आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेनी है पहले किसी पंचर वाले के पास में जाके, या फिर यूट्यूब पे आपको वीडियो देख के कि हम पंचर कैसे लगा सकते हैं, तो आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा उससे। देन उसके बाद में जब आप अपनी जर्नी में आगे के लिए बढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ढाबे वगैरह मिल जाते हैं अटल टनल के पास से। क्योंकि मैं आपको मनाली वाला रूट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मनाली वाले रूट से गया नहीं। अगर आपको लद्दाख करना है तो प्लीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप स्पीति वैली भी ज़रूर करें। काजा और स्पीति बहुत अल्टीमेट जगह है, बहुत प्यारी जगह है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसी जगह फिर आप कभी देख पाओगे लाइफ में, बड़े तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप उधर जा रहे हो लद्दाख तो इसको भी ज़रूर करके जाना। ज़्यादा नहीं, 400 से 500 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। अगर कोई भाई अगर दिल्ली से करता है तो दिल्ली से आप डायरेक्ट अम्बाला हाईवे पे आ सकते हो, दिल्ली टू अम्बाला हाईवे, वहाँ से आप निकल के फिर वो सेम रूट स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको शिमला जाना पड़ेगा, वहाँ से काजा और स्पीति जाना पड़ेगा, तो आप इधर से इजीली निकल जाओगे। फिर मैं गया था अटल टनल पर, अटल टनल पर जाके मैंने 1-2 फोटो क्लिक की। देन उसके बाद में वहाँ से जब निकलते हैं तो एक कुछ ब्रिज करके जगह पड़ती है, वहाँ पे वो थोड़ा सा टैक्स टाइप में लेते हैं। बाइक का 50 रुपये का है, अगर गाड़ी लेके जाते हो तो 200 रुपये का है। आई थिंक कुछ गवर्नमेंट की तरफ से है, वो कुछ कंस्ट्रक्शन के उसमें था। देन फिर वहाँ से मैं निकला अपना काजा और लद्दाख करने के लिए निकला। फिर वहाँ से जो मेरी जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगी, क्योंकि वहाँ पे देखो पेट्रोल आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा पूरा का पूरा, क्योंकि जितनी भी वहाँ पे जगह होती है वो ऑलमोस्ट 200 से 250 किलोमीटर के समथिंग में होती है। तो आपको पेट्रोल सबसे मेन, आपके पास में केतली होनी चाहिए, या फिर कुछ भी जेली कैन वगैरह आप ले सकते हो। जेली कैन अगर आप लोगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली करना चाहते हो तो अपने साथ में बोतल या केतली वगैरह इस टाइप की आप लेके जा सकते हो,
खाने के लिए ज़रूर याद रखें, अपने घर से कुछ ना कुछ बनवा के लेकर के जाएं। आपके पास में 2 से 2.5 किलो का सिलेंडर होना ज़रूरी है। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है कि भाई मैं होटल में रुक सकता हूँ, तो आप होटल में रुक सकते हो। अगर हम बात करें होटल की, तो लेह में होटल मेरे को मिल गया था ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं 800 से 900 रुपये समथिंग में मिल गया था। तो उसमें मेरे साथ एक भाई भी मेरे को मिला था, तो उसके साथ में हम शेयरिंग करके रह लेते। और वैन उसके बाद में अगर हम बात करें लेह से, फिर हम आगे गए थे पेंगोंग लेक पे घूमने के लिए। तो पेंगोंग लेक पे भी रेट सेम यही है, 1000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है, डिनर भी मिल जाता है। देन उसके बाद में अगर आप नहीं लेते हो ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा बहुत तो रेट कम हो जाता है। ऑलमोस्ट आप मोटा मोटा पकड़ के चलो कि 1000 रुपये तो आपको रूम के लिए चाहिए ही चाहिए। और कहीं कहीं जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपको 500-600 रुपये में भी काम बन जाए। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, वहाँ पे गेस्ट ज़्यादा है या फिर नहीं है, तो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप पेंगोंग लेक जाएंगे, फिर वहीं से आप नुब्रा वैली जा सकते हो। देन वहाँ पे उमलिंगला पड़ता है, खारदुंगा पड़ता है, सारे जितने भी हाई एल्टीट्यूड पास है वो सब उस रूट पे पड़ेंगे। फिर वहाँ से जब हम निकले पेंगोंग से, तो वापस हमको ले आना पड़ा। और ले में, हाँ आपको मैं एक बात बता दूँ, काफ़ी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि परमिट क्या होता है ये। देखो पहले मेरे को भी पता नहीं था, मैंने कहा यार परमिट की क्या जरूरत है, अपने इंडिया में तो घूम रहे हैं। बट जब हम ले गए थे तो ले में परमिट की जरूरत पड़ती है। वहाँ का जो होटल होते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल जैसे साइबर कैफे है, वहाँ अगर आप जाओगे तो आपको परमिट बना के देते हैं। 400 रुपये उसकी फीस होती है, 20 रुपये पर डे के हिसाब से होता है वहाँ पे वो परमिट होता है। जैसे अगर आप वहाँ ले में आए हो तो वहाँ पे अंदर लोकल घूमने के लिए, जैसे आप पेंगोंग लेक जाना चाहते हो, नुब्रा वैली जाना चाहते हो, तो उस साइड के लिए वो लगेगा आपका। बट जब आप लोग वहाँ पर गए हो तो इस चीज़ को जरूर वहाँ पे जाके देखना। पेंगोंग लेक हो गया, नुब्रा वैली है, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पे। तो आपको ऑलमोस्ट 400 से 500, 450 रुपये समथिंग एक ही खर्चा आएगा। अगर आप पेंगोंग लेक जाना चाहते हो तो छोटा सा परमिट बनेगा। अगर आप कोई जैसे रेंटल बाइक लेके जाते हो, दिल्ली से लिया आपने, मनाली से लिया, तो वो बाइक आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जमा करानी पड़ेगी ले में। मतलब कि आपको वहाँ पे उनका एक अलग ही सीन चलता है कि अगर आप बाहर से कोई भी रेंटल बाइक ले में लेके आते हो तो आप ले के बाद में कहीं आगे उसको पेंगोंग लेक या नुब्रा वैली नहीं लेके जा सकते हो, आपको फिर वहाँ की बाइक रेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मेरे साथ में जो फ्रेंड था एक, जो मेरे को मिला था, उसने जो काफ़ी उनके साथ में लोग आए थे तो उनको सबको ये बाइक दिलाई थी। तो मेरे को वहाँ से ये नॉलेज हो गया कि अगर आप कहीं से भी रेंटल बाइक लेके आओगे तो आपको ले में आके वहीं रख के और फिर वहाँ से दूसरी एक रेंटल बाइक आपको लेके जानी पड़ेगी। क्योंकि वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप लोग दूर से आ रहे हो तो आप दिल्ली से बाइक लेके आओगे, मनाली से लेके आओगे, तो फिर ले वाले जो भाई हैं उनका बिजनेस कैसे चलेगा, उन लोगों की बिजनेस तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ की जो यूनियन है उसने ये कानून लागू किया है कि वहाँ पे आने के बाद में आपको बाइक लेनी पड़ेगी। देन फिर मैंने वहाँ से स्टार्टिंग किया। ले वापस आने के बाद में फिर हम लोग गए थे कारगिल। कारगिल में भी हमने रूम लिया, ऑलमोस्ट 1200 रुपये का रूम पड़ गया था। देन वहाँ पे आराम से हमने स्टे किया। देन उससे फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए थे श्रीनगर के लिए। लाल चौक के पास पे एक होटल था, उसका भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस था, हमने वहाँ पे स्टे किया, ऑलमोस्ट 1600 समथिंग में था। तो ये मैं 1600 रुपये वो बता रहा हूँ जो मेरे को थोड़ा शेयर में पड़ गए थे, अपने एक जो भाई मेरे को मिले उनके ज़रिए। अगर मैं अकेला होता तो ये सारा का सारा खर्चा मेरे को ही देना पड़ता, पूरे 1600 रुपये देने पड़ते, कहीं 1000 रुपये देने पड़ते। तो ऐसे करके अगर आप 2 जाओगे तो बहुत आपके लिए ईजी रहेगा, अगर आप 1 जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है। तो प्लीज़ ये एक बात आप श्योर कर लें, कोई एक अपने साथ में किसी दोस्त को लेकर के जाएं जो थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपकी जो पूरी राइड है वो भी बहुत बढ़िया जाएगी। देन उसके बाद में श्रीनगर से फिर हम निकले थे जम्मू के लिए। फिर जम्मू में स्टे किया। जम्मू के बाद में फिर मैं आ गया था अमृतसर। अमृतसर में मैंने गोल्डन टेम्पल देखा, जलियांवाला बाग देखा। फिर वहीं पे आराम से मैंने स्टे किया था गुरुद्वारे में, वहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं आया, आराम से उधर ही रुका था, पूरा विजिट किया गोल्डन टेम्पल। देन उसके बाद में फिर मैं निकला था चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ में जैसे ही जाते हैं भगत सिंह जी का घर पड़ता है, आप उसको विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आप वहाँ से आगे निकलिए। मैं चंडीगढ़ में रुका। चंडीगढ़ में 1 दिन स्टे करने के बाद में चंडीगढ़ में मैंने 2 दिन स्टे किया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था। मेरा फ्रेंड था एक बुलंदशहर से आकाश, तो उसके यहाँ पे मैंने स्टे किया, उसका रूम था वहाँ पे। फिर वहाँ से मैं निकला सीधा बुलंदशहर के लिए। ऑलमोस्ट 312 या 322 किलोमीटर समथिंग की मैंने राइड की थी उस दिन, और डायरेक्ट बुलंदशहर आके मैं रुक गया था। तो ज़्यादा नहीं, 6, 7 या 8 घंटे के समथिंग मेरे को ऐसा कुछ लगा था। तो इस तरह की मेरी कुछ जर्नी थी, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, मेरे को बहुत ज़्यादा एडवेंचर था वहाँ पे, बहुत मज़ा आया मेरे को, किसी भी तरह की कोई इशू नहीं होता। बीच बीच में आपको पुलिस के चेक पोस्ट मिलेंगे, सिर्फ वो ये पूछते हैं आपको कहाँ पे जाना है, आपने कहाँ पे स्टे किया था, सिर्फ वो नाम लिखेंगे, आपका गाड़ी का नंबर लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा ना वो बॉर्डर एरिया आ जाता है उस वजह से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस आपको कोई परेशान नहीं करेगी, किसी तरह का कोई आपके साथ में इशू नहीं होगा, आप बड़े प्यार से घूम सकते हो।
वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आप उनसे किसी भी तरह की हेल्प मांगोगे आपकी हर एक तरह की हेल्प वो करेंगे वहाँ पे, क्योंकि यार पहाड़ी लोग, हिमाचल के लोग काफ़ी अच्छे हैं। आप लद्दाख जाओगे, लेह लद्दाख के लोग काफ़ी अच्छे हैं, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। और यही सारी चीज़ें थी जो मेरे को ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले मैट्रेस हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, कैंपिंग टेंट हो गया, ठीक है ना। आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा इसकी कि ये कितने कितने प्राइस की ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। और बेसिकली मैं जितनी भी सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ ये डीकैथलॉन की करता हूँ, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा ब्रांड है। तो ये थोड़ा ना एक ट्रस्टेबल ब्रांड है, इसकी आप चीज़ें ले सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी मेरे को ज़रूरत पड़ी। और बाइक की सर्विस आप ज़रूर प्रॉपर अच्छे से करा के लेके जाना। अपने साथ में पिंचर किट ज़रूर रखना, अपने साथ में एक्स्ट्रा वो जो इंजन ऑयल होता है वो भी रखना, क्योंकि मैंने जम्मू में जाके एक बार इंजन ऑयल भी चेंज किया था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप छोटी बाइक लेके जाते हो चाहे बड़ी बाइक लेके जाते हो, अपने साथ में इंजन ऑयल ज़रूर रखना, अच्छी कंपनी का रखना, जो भी आपके पास में मिल जाता है वो रखना। और कोशिश करना कि सिंथेटिक ऑयल डलवाओ, सेमी सिंथेटिक या नॉर्मल मत डलवाना। पहाड़ी एरिया है वहाँ पे थोड़ा, अगर आपका थोड़ा बजट अलाउ करता है, अगर आप ट्रिप पर जा रहे हो तो सिंथेटिक ऑयल ही डलवाना बाइक के अंदर। देन उसके बाद में आप निकल सकते हो अपनी राइड के लिए अच्छे से। अपने पास में एक पंप ज़रूर रखना, उसके बाद में अपने साथ में एक ट्यूब ज़रूर रखना। सपोज करो ट्यूबलेस टायर में कोई दिक्कत होती है तो आप ट्यूब लगा के उसको कैरी कर सकते हो, आगे जा सकते हो। और ये सारी चीज़ें करने से पहले थोड़ी थोड़ी बाइक की नॉलेज ले लेना आप लोग कि कैसे कैसे हमें हैंडल करना है, पिंचर किस तरह से लगता है, या फिर चेन वगैरह कैसे टाइट होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है पूरी जर्नी में। तो मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। वो फाइनली मैंने बुलंदशहर से लेके लद्दाख तक की 100 सीसी की जो यात्रा थी मैं बड़े प्यार से करके आया। मेरे को इतना कोई इशू नहीं हुआ। थोड़ा पहाड़ी में चढ़ते टाइम पे एयर फिल्टर निकालना पड़ा मेरे को, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये है, अपने साथ में ग्लूकोन डी ज़रूर लेके जाना, ग्लूकोन डी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको पहाड़ों में। पेन किलर ज़रूर लेके जाना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। अगर मेरे से कोई चीज़ रह भी गई हो, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आपकी पूरी ये मेरी जो जर्नी थी पूरी समझ में आ गई होगी, और आपको भी समझ आ गया होगा क्या क्या चीज़ हमें आगे लेके जानी चाहिए अगर आप इस ट्रिप पे जाते हो। और बात करता हूँ फाइनली मेरा इस ट्रिप पे कितना खर्चा आया, मेरे कितने रुपए लगे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पब्लिक को इसमें ही होता है। तो भाई ऑलमोस्ट मेरा 12,000 रुपये का तो पेट्रोल लग गया बाइक में। मैं बुलंदशहर से लेकर शिमला तक मात्र 900 रुपये में पहुँच गया था। मेरे को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया है, तो मतलब कि इतने में 4-5 हज़ार रुपये में तो मैं घर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो भाई पहाड़ स्टार्ट हुए, फिर लद्दाख स्टार्ट हुआ, एयर फिल्टर बाइक का निकाला, उसके बाद में बाइक ने एवरेज देना बिल्कुल बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट 12,000 रुपये का पेट्रोल मेरी बाइक में लग गया। मैंने पूरा कैलकुलेशन किया और मेरा पूरा रूम का लगा के, मेरा खाने पीने का लगा के ऑलमोस्ट 22 से लेके 23,000 समथिंग मेरा पूरा ये खर्चा आया है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो ऑलमोस्ट अपने पास में 25,000 रुपये रख के लेके जाना, और हो सकता है थोड़े बहुत फालतू भी रखना कि कुछ दिक्कत हो जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरा ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई खर्चा आया नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट आपको अपने साथ लेके जाना जितना भी आप पैसे एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो। 25,000 तक का तो आप बजट बना के चलो ही चलो, ठीक है। आई होप आपके ये वीडियो मेरी पूरी समझ में आ गई होगी। अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।